आपके अपने YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं RBSE NCERT की किताब कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में हमने ये भूगोल जो भाग 1 है ये पूरा देख लिया था, और आज हम शुरू करने वाले हैं भाग 2 जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन। और इसमें जो इसके जो प्रमुख चैप्टर है वो देखेंगे समकालीन भारतीय समाज, सामाजिक न्याय, विकास की अवधारणा, हमारा संविधान, हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संघीय सरकार, कानून एवं भारतीय न्यायपालिका और राष्ट्रीय सुरक्षा। ये जो सारे टॉपिक है ये आज देखने वाले हैं। ये इसमें से सारे जितने भी वन लाइनर प्रश्न बन सकते हैं इन सारे पाठों में से वो मैं आपके बीच लेकर आया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जो इसका जो पॉलिटिकल का जो पहला चैप्टर है वो है समकालीन भारतीय समाज। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कितने लोग शहरों में निवास करते हैं? तो 31.16% लोग शहरों में निवास करते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है? तो 65.46%। और जनगणना 2011 की बात कर रहा है के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14। और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? तो 52.10%। और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 79.02% दर है। और इसी के साथ आगे भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कार्यशील जनसंख्या जो कि 15 से 59 वर्ष है? तो 60.29%। और आगे जो देखते हैं, किसी वस्तु का एक उत्पाद के रूप में रूपांतरण करना ऐसी सेवा या क्रियाकलाप जिसका आर्थिक मूल्य हो और जिसका बाजार में व्यापार हो सकता है क्या कहलाता है? तो बाजारीकरण कहलाता है। और इसी के साथ आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सामाजिक न्याय। ऐसी धारणा जो बिना किसी बात को जाने केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित होती है क्या कहलाती है? तो वो पूर्वाग्रह कहलाती है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संशोधन कब हुआ? तो 1989 को। और अवसरों में असमानता के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो भेदभाव, याद रखिएगा। और समाज में आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो अवसरों की जो असमानता है वो समाज में आर्थिक असमानता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो विकास की अवधारणा है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वो देख लेते हैं। वार्षिक मानव विकास सूचकांक के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जो कि 1990 से लगातार जारी कर रहा है। राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग देने से ज्ञात की गई आय क्या कहलाती है? तो अगर राष्ट्रीय आय के अंदर अपन पूरे जो देश की जनसंख्या का भाग देते हैं तो जो आती है वो प्रति व्यक्ति आय आती है। और किसी देश के नागरिकों की औसत आयु क्या कहलाती है? तो वो जीवन प्रत्याशा कहलाती है, याद रखिएगा। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो वो सतत विकास कहलाता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो पॉलिटिकल का है। अब विशेष ये इससे हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो देख लेते हैं हमारा संविधान। और संविधान से राजस्थान की हर वैकेंसी में कई क्वेश्चन आते हैं, तो विशेष ध्यान दीजिएगा इस क्लास पे। किसी राज्य में शासन व्यक्ति एवं उनके आपसी संबंधों को निर्देशित करने वाले नियम और कानूनों को संग्रह क्या कहलाता है? तो वो संविधान कहलाता है। और संविधान कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, एक तो लिखित और एक अलिखित संविधान होता है। और किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन जो है उसका जो संविधान है वो अलिखित है। भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, ये कथन किसका है? तो ये कथन याद रखिएगा महात्मा गांधी का है। राजस्थान के कितने सदस्य संविधान सभा हेतु सम्मिलित हुए हैं? तो 14 सदस्य। और इसी के साथ संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सबसे पहले। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है?
याद रखिएगा दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात कर रहा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा है, तो 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा है, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, और पहला संविधान दिवस 2015 में मनाया गया था, 2015 में मनाया गया था। और मूल भारतीय संविधान का विस्तार कितना है, तो मूल भारतीय संविधान में एक तो प्रस्तावना है, याद रखिएगा, और 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में विभक्त है, और इसमें 8 अनुसूचियां सम्मिलित है। और वर्तमान में भारतीय संविधान का विस्तार कितना है, तो इसमें एक प्रस्तावना है, 465 अनुच्छेद है तथा 12 अनुसूचियां हैं। ये 2013 तक की बात कर रहे हैं। और संविधान का सार किसे कहा जाता है, तो संविधान का जो सार है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे संविधान से संबंधित। मौलिक अधिकार व स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से हमारे संविधान में शामिल की गई है, तो ये जो चीज़ है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं, तो ये आयरलैंड से हमें नीति निर्देशक तत्व मिले हैं, ये लिए हैं इससे। और भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ब्रिटेन से ये प्रेरित है अपना संविधान, संसदीय व्यवस्था जो है। और संविधान द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास और शोषण से मुक्ति के लिए कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और हमारे संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। और हमारे संविधान में भारत को किस इकाई के रूप में बताया गया है, तो इसे एक राज्यों का संघ बताया गया है। और सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है वह क्या कहलाता है, तो जो कानून बनाने का काम करता है वो व्यवस्थापिका करती है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है इसका वो है हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो देख लेते हैं किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको जो संविधान की आत्मा कहा है। और खुद के लाभ के लिए दूसरों को जबरदस्ती करवाया गया कार्य क्या कहलाता है, तो ये शोषण कहलाता है, जिसमें निजी स्वार्थ छिपा होता है। और मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार कौन से मौलिक अधिकार में मिलता है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में मिलता है। किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत किसी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से शारीरिक श्रम नहीं करवाया जा सकता, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को कोई भी ऐसा शारीरिक श्रम नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो देख लेते हैं, संघीय सरकार। तो जब किसी देश में शासन की शक्तियाँ राज्यों व केंद्र के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। भारत में शासन का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रपति जो है वो भारत में संवैधानिक अध्यक्ष है। और संसद की बैठक आयोजित करने व पहली बैठक को सबसे पहले संबोधित करने का अधिकार किसे हैं, तो ये जो सबसे पहले जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को है। याद रखिएगा हमारी संघीय व्यवस्थापिका कौन है, तो अपनी जो संघीय व्यवस्थापिका है वो संसद है। और हमारी संसद के कितने भाग है, तो 2 भाग याद रखिएगा, लोकसभा व राज्यसभा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो लोकसभा में 552 सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। और वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है, तो 545 है। और लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अस्थायी सदन किसे कहा जाता है, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है राजस्थान की, तो लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है। और संसद का कौन सा सदन निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, तो लोकसभा जो कि अस्थायी सदन व निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और संसद का कौन सा भाग उच्च सदन कहलाता है, तो राज्यसभा जो है वो उच्च सदन कहलाता है। और राज्यसभा का सदस्य का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और राज्यसभा में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और लोकसभा जो होती है वो अस्थायी सदन या निम्न सदन कहलाता है, और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन कहलाता है।
राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष, याद रखिएगा। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो राज्यसभा में 250 सदस्य है। और राज्यसभा के कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है। संसद के किस सदन को स्थायी सदन भी कहा जाता है? तो राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। और संसद का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो संसद का जो सबसे पहला जो काम है वो है कानून का निर्माण करना, कानून बनाना। और संसद के समक्ष बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो कार्यपालिका के द्वारा संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है। और राष्ट्रपति के पद हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु सीमा कम से कम। और आगे देख लेते हैं, किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो राष्ट्रपति जो होता है उसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है। किस माध्यम से संसद राष्ट्रपति, उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है? तो महाअभियोग चलाकर ये उस पर कार्यवाही कर सकती है। राष्ट्रपति के कार्यों एवं शक्तियों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 2 भागों में, एक तो सामान्यकालीन शक्तियाँ और एक आपातकालीन शक्तियाँ, 2 शक्तियों में विभाजित किया गया है। और देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो देश का सबसे सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति के पद हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु न्यूनतम है। किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम से संसद राष्ट्रपति, उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है? तो महाभियोग चलाकर। ये अपन देखा था अभी, ये रिपीट प्रश्न है। और राष्ट्रपति के कार्यों में शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो उपराष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति के पद है तो आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए भी 35 वर्ष की आयु न्यूनतम है। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल देश में लगा सकता है? तो 3 प्रकार के, युद्ध की स्थिति में, संवैधानिक संकट व वित्तीय आपातकाल के समय आपातकाल लगा सकता है। याद रखिएगा 3 स्थिति है, युद्ध की स्थिति, संवैधानिक संकट और वित्तीय आपातकाल। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्रियों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो ये सब जितने भी मंत्री मिलते हैं वो फिर मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। और केवल कैबिनेट मंत्रियों से किसका गठन होता है? तो मंत्रिमंडल का। याद रखिएगा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री मिलते हैं तो मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। और केवल कैबिनेट मंत्रियों से किसका गठन होता है? तो मंत्रिमंडल का। प्रधानमंत्री पद है तो आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कानून एवं भारतीय न्यायपालिका। वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो याद रखिएगा, मतदान करने के लिए भी 18 वर्ष और वाहन चलाने के लिए भी 18 वर्ष न्यूनतम आयु की गई है। परंपराओं, रीति रिवाजों व धार्मिक मान्यताओं पर आधारित कानून क्या कहलाते हैं? तो वो सामाजिक कानून कहलाते हैं। और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून क्या कहलाते हैं? तो ये राष्ट्रीय कानून कहलाते हैं जो विधायिका के द्वारा बनते हैं। इसी के साथ संप्रभु राष्ट्रों के आपसी संबंधों को संचालित करने वाले कानून क्या कहलाते हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून कहलाते हैं। और सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? तो 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया और 2005 को संसद से पारित करवाया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। याद रखिएगा दोस्तों। और हमारे देश में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? तो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। और न्यायपालिका में राष्ट्रीय स्तर पर किसका प्रावधान है? तो सर्वोच्च और उच्चतम न्यायालय ये दिल्ली में है। और इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति, जो कि जस्टिस बोबडे भारत के सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस निधि से जारी किए जाते हैं? तो संचित निधि से। और अनुच्छेद 266 ये बताता है कि इनके वेतन और भत्ते जो है वो अनुच्छेद 266 में लिखे हुए हैं और संचित निधि से इनके जारी किए जाते हैं। और राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में। याद रखिएगा दोस्तों। और राजस्थान
उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ या बेंच कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस अधिकतम आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो 62 वर्ष तक जो है वो बने रह सकते हैं अपने पद पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और न्यायाधीश इंद्रजीत महंती। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? तो संबंधित राज्यपाल व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सलाह पर करता है। राज्य में ग्राम न्यायालयों की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ये की गई है। आगे देख लेते हैं, राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर खोला गया है? तो बस्सी जयपुर में खोला गया है। और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रार्थना करना क्या कहलाता है? तो याचिका कहलाता है, याद रखिएगा। और निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध ऊपरी अदालत में पुनः विचार किया जाना क्या कहलाता है? तो ये अपील कहलाता है। जो पहले निचली अदालत में जो कार्रवाई चल रही होती है और ऊपरी अदालत में उसे पुनः विचार के लिए भेजा जाता है, उसे अपील कहते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो देख लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा। किसी राष्ट्र निर्माण के कितने तत्वों का होना आवश्यक है? तो 4 तत्वों का, भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। राष्ट्रीय सुरक्षा के कितने प्रकार है? तो 2, आंतरिक व बाह्य। भारतीय सेना के कितने अंग है? तो 3, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है वो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। प्रथम परमवीर चक्र किसे मिला है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में परमवीर चक्र मिला है। भारत की थल सेना की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की जो थल सीमा है उसकी लंबाई है। और भारत की जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर है। और युद्ध के दौरान प्रशासन एवं नागरिकों द्वारा अपने घरों एवं ऑफिस में अंधेरा रखना क्या कहलाता है? तो ब्लैकआउट कहलाता है। युद्ध के समय जब युद्ध चल रहा होता है तो अपने घरों में और ऑफिस में जब अंधेरा रखा जाता है। और सैन्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी किसे जुड़ सकते हैं? तो एनसीसी एवं स्काउट एंड गाइड से जुड़ सकते हैं। इससे सैन्य शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। और ये अपना पॉलिटिकल का जो इसके क्लास 8 के जितने भी चैप्टर है वो पूरे हुए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।